लास्ट क्लास में हमने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और टैक्स लॉज को हम पढ़ने जा रहे थे, और हमने शुरुआती टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि टैक्स लॉज में भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के टैक्सेस को पढ़ोगे। डायरेक्ट टैक्स में मेजरली आपको इनकम टैक्स पढ़ना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम आपको पढ़ना होगा। ठीक है, जीएसटी और कस्टम में बात करें तो कस्टम की वेटेज 10 मार्क्स के आसपास होती है। जीएसटी की वेटेज की जब हम बात कर रहे थे 40 मार्क्स के आसपास का हमारा रहता है। इनकम टैक्स को हम 50% एज्यूम करके चलते हैं, तो टोटल अगर हमारा बात करें 100 मार्क्स में से इस तरीके से कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स एट अ ग्लांस, हमने जो इनकम टैक्स का चैप्टर है, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, टैक्स के इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। हालांकि इसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे मुद्दे भी डिस्कस करेंगे। शुरुआती टाइम पर हमने डिस्कस किया था कि टैक्स क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से रहा। तो टैक्स की जब भी बात करते हैं तो कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोज किए जाते हैं। किस पर किए जाते हैं? टैक्स पेयर पर। लॉ बना करके इम्पोज किए जाते हैं, अगर आप पे ना करें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पेनलाइज किया जाता है, मॉनेटरी पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जाती है। तो ओरिजिन की बात कर रहे थे, लैटिन वर्ड टैक्सो से लिया गया था जिसका मतलब एस्टीमेट होता है। एंशियंट टाइम से आपके ऊपर टैक्स लगते चले आ रहे हैं। पुराने टाइम के राजा महाराजा कई बार अनाज आपसे ले लिया, कई बार सर्विसेज आपसे ले ली, कई बार गुड्स आपसे ले लिया, कई बार प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स आपसे ले लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपके ऊपर टैक्स लगता रहा है पुराने टाइम से। टैक्स लगने का मतलब है कि जो आपके ऊपर शासन कर रहा है वो आपसे कुछ अमाउंट, कुछ मनी, कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा है, राइट। धीरे धीरे टाइम बदला, समय बदला, समय के साथ साथ टैक्स को कोडिफाई किया गया। समय के साथ साथ टैक्स को कोडिफाई किया गया, इसके लिए लेजिस्लेशन बनाए गए, एक्ट बनाए गए। और आज की डेट में हम जो टैक्सेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ते हुए हम चलते हैं। उससे हमारे को सारे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर मिलते हैं कि किस तरीके से आम पब्लिक पर, जनरल पब्लिक पर टैक्स लगाया जाएगा। तो हमने पहले टॉपिक में जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बहुत समराइज वे में जल्दी से मैं समअप करा देता हूँ कि ओरिजिन हुआ था लैटिन वर्ड टैक्सो से, जिसका मतलब होता है एस्टीमेट। बेटा बातें मत करो, इधर सुनो ध्यान से, आपसी डिस्कशन मत करो। इधर मैं पिछली क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपकी बन पाएगी। मेरे से आने से पहले कितना भी डिस्कशन कर लिया करो, आने के बाद सिर्फ कंसेप्ट पर फोकस किया करो। बस क्लास के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब तक मैंने क्लास स्टार्ट नहीं करी थी किसी बच्चे को टोका नहीं था। अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब इधर फोकस करें। ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो लैटिन वर्ड टैक्सो से लिया गया, जिसका मतलब होता है एस्टीमेट। साथ ही साथ में एंशियंट टाइम में ये गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में पे किए जाते थे, जिसके बदले आपको मिलता था प्रोटेक्शन। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, मिडिएवल पीरियड में हम गए तो ये मनी शिफ्ट टू मनी टैक्सेस, यानी कि जो मॉडर्न बेस बना कि इसी टैक्स को मनी के फॉर्म में लिया जाने लगा। मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट के लिए एक की रेवेन्यू, मतलब जो मेन कमाई होती है गवर्नमेंट की, वो कहाँ से होती है? टैक्सेस से होती है। और ये सोशो इकोनॉमिक टूल्स के तौर पर भी जाना जाता है, मतलब अल्टीमेटली फाइनेंस गवर्नमेंट को मिलता है तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाती है। तो एक ऐसा हथियार होता है, ऐसा टूल होता है जिससे सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैकल कर सकती है। 19th और 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो राइज इन स्पेंडिंग और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम हमारा बनता चला गया। धीरे धीरे गवर्नमेंट के खर्चों में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, और आजकल गवर्नमेंट ने टैक्स भी काफ़ी स्ट्रक्चरल बना दिया है। मतलब उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, और जिसके पास लेस रिसोर्सेज हैं तो वो कम टैक्स पे करेगा। समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की नीड बदलती गई, अकॉर्डिंगली टैक्स भी उस तरीके से चेंज होता चला गया। अगला टॉपिक हमने जो पढ़ा था बेटा कि टैक्स की जब बात करते हैं तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन होती है कि मैंडेटरी चार्ज गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है, पर्सन और एंटिटीज़ पर लगा दिया जाता है। अगर ये लोग पे नहीं करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा लॉ के थ्रू। दूसरा पर्पस होता है कि भाई टैक्स का पैसा आएगा तो पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। कंप्लाइंस की बात करते हैं तो टाइमली करेक्ट पेमेंट विद द राइटफुल रिलीफ। बोला कि जब जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स का पेमेंट आपको टाइम पर करना पड़ता है,
करेक्ट पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इनकम ज़्यादा कमा रहे हैं और टैक्स कम दे रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से राइटली आप पेमेंट करोगे। और अगर आप सही हैं और टैक्स की कंप्लाइंसेस को प्रॉपर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको रिलीफ भी देती है। जो अच्छे टैक्स पेयर्स होते हैं उनको टैक्स में रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है। और जो टैक्स में लेट लतीफ़ी करते हैं, देर से पे करते हैं या प्रोसीजर्स को टाइम पर नहीं करते, उनको उतनी राहत कम दी जाती है। उनको कई सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो प्रोवाइड नहीं किए जाते। आगे हमने बात करी थी बेटा जस्टिफिकेशन टू लेवी टैक्स। तो इस जस्टिफिकेशन टू लेवी टैक्स की अगर हम बात करें, रेशनले बोल सकते हैं या जस्टिफिकेशन बोल सकते हैं। तो कोर प्रिंसिपल होता है कि जो ये पैसा होता है इससे कहीं ना कहीं डिफेंस, लॉ, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट फंक्शंस के लिए काम में लेते हैं। और इसलिए इस टैक्स को लगाया जाना हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा, पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा, तो ये सारे काम कौन करेगा, ऐसा मुद्दा हमने डिस्कस किया था। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जैसे कि गरीबों की मदद करनी है, रिटायर्ड पर्सन जो काम नहीं कर सकते उनकी मदद करनी है, डिसेबल है उनकी मदद करनी है। वर्किंग की जब बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो टैक्स पेयर से जो पैसा आता है, तो इन सारे के सारे पर्टिकुलर पर्सनस के लिए गवर्नमेंट उस पैसे का यूटिलाइजेशन करती है, जिससे कि ये अपना लाइफ, अपना जीवन चला सके। इकोनॉमिक गोल्स की बात करते हैं तो टैक्स का पैसा इकोनॉमी को मैनेज करता है। अगर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन है तो आप टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके पब्लिक को बेनिफिट पहुंचा सकते हो और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हो। आगे हम बात करते हैं ब्रॉडर रोल के तौर पर इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का भी टैक्स आपका काम करता है। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो ज़्यादा पैसे वाला है उससे पैसे चार्ज करना, पैसे लेना और उनको गरीबों को बेनिफिट पहुंचाना, जिससे क्या होता है कि इनकम हमारी रीडिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। सोवरेंटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पास ही लीगल अथॉरिटी होती है, कोई दूसरा पर्सन टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स लगाएगी तो सिर्फ कौन लगा सकता है, गवर्नमेंट। इसके साथ साथ बेटा अगला पॉइंट हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ये वो पॉइंट्स जिनको देखते ही आप पहचान पाओगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सेशन। जैसे कि हमने बोला कि ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो मैंडेटरी बाई लॉ होता है, तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो कि मैंडेटरी बाई लॉ होते हैं, बट टैक्सेशन भी लॉ के थ्रू ही मैंडेटरी किया जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारी मैंडेटरी बाई लॉ टैक्सेशन में है। क्लियर। दूसरा हम बात करेंगे सिटीजन सपोर्ट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जहां गवर्नमेंट के खर्चे को उस कंट्री के सिटीजन सपोर्ट करते हैं, कंट्री में रहने वाले लोग सपोर्ट करते हैं, तो बोला टैक्सेशन। हाँ या ना, हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में हम टैक्स भी टाइम टाइम पर भरते हैं, टैक्स भी चुकाते हैं, तो उससे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को हेल्प मिलती है। अगला इन्होंने बोला कि ऐसा एस्पेक्ट जो सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता हो, तो टैक्सेशन को वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। फिर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा तो कहाँ खर्च होगा, सोसाइटी पर। पेड ऑन रियलाइज्ड इनकम या फिर प्रॉफिट्स, बोले टैक्सेशन की बात करेंगे तो रियलाइज्ड इनकम से आप टैक्सेशन को पे करते हो। तो ये मुद्दा भी आपके लिए कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि भाई अगर आपको इनकम है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, नहीं है तो फिर नहीं देना पड़ेगा। जबरदस्ती जिसकी इनकम नहीं है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ देखने को मिलता है कि जब जब हम बात करते हैं तो इनकम से इसे चार्ज किया जाएगा। सोवरेन पावर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के अलावा कोई और टैक्स लगा ही नहीं सकता। सारा का सारा अथॉरिटी किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। नो डायरेक्ट बेनिफिट, जो टैक्स पे नहीं करता उसको बेनिफिट मिलता है, और जो टैक्स पे करता है उसको कोई खास ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि जिसने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया वो सारी रिसोर्सेज पे खुद कंट्रोल कर लेगा। बोला जो टैक्स पे कर रहा है उसको उसके बदले कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे किसी शॉप पर जाओगे आप, किसी फास्ट फूड शॉप पर गए और वहाँ पैसे दिए तो आपको फास्ट फूड मिलेगा। जैसे पैसे दोगे उसके हिसाब से वो आपको फूड सर्व कर देंगे। हाँ या ना। तो ये होता है बेटा एक तरीके से कि जब भी हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, बट टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता कि हमने ज़्यादा टैक्स पे किया तो उसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। ग्रोथ टूल के तौर पर काम करता है, ड्राइव करता है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। कंट्री में जब गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा अच्छा खासा मिलता है, बड़े क्वांटम में मिलता है, तो वो कंट्री धीरे धीरे आपकी डेवलप होती रहती है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है, इसमें कोई समस्या तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहा था
सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस तक हमने डिस्कस किया था, वो सारा मैंने रिपीट करा दिया, रिवाइज करा दिया आपको। क्लियर? आज की क्लास में हम बात करेंगे टैक्सेशन के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अगर आपने सारी बातों को ध्यान से सुना है अब तक के कंसेप्ट्स को, और मैं आपसे बात करूं कि टैक्सेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, तो मुझे कुछ पॉइंट्स आप कन्वे कर सकते हो। गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव समझते हो ना बेटा? बेटा सीएस करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके? ठीक ठाक कमाना पहला ऑब्जेक्टिव है, जाहिर सी बात है, बिना कमाई के थोड़ी ना सर काम चलता है। अर्निंग हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। इसके अलावा बेटा सिर्फ कमाई ही सीएस का ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, सीएस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ कमाना ही है तो क्या, और ज्यादा कमाना है, जरूरी नहीं है कि सीएस ज्यादा कमा ले। हो सकता है आपको पहला पैकेज जो मिले, फर्स्ट पैकेज जो मिले, वो ये जो सामने चाय वाला है ना, इससे भी कम का मिले। सर ये क्या कर रहे हो, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बेटा सामने जो चाय की दुकान लगाता है, आपको मालूम है उसकी कमाई कितनी है? कितनी है? अनुमानित वो दिन के कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता होगा इस सीजन में। ठीक है, 4000 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,20,000। तो कुछ बच्चों का पैकेज 1,20,000 से कम का हो सकता है, ये से नो। और उसने तो सीएस भी नहीं करा, शुरुआती टाइम में 1,20,000 से कम का पैकेज हो सकता है। तो हो सकता है आपका पहला पैकेज 1,20,000 से कम का हो। तो मैंने आपसे बात करी है बेटा, मैंने आपसे ये बात करी है कि सीएस करने का एक ऑब्जेक्टिव सिर्फ अर्निंग ही नहीं है। अर्निंग तो कहीं ना कहीं कोई भी काम करते हैं उसके लिए अर्निंग तो हमारे लिए ज़रूरी हो ही जाता है, बट मेन मुद्दा ये होता है कि अर्निंग के साथ साथ सर ऐसा कुछ काम करेंगे कि ठीक ठाक अर्निंग भी होगी और वो अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। ये चाय वाला अभी 3,000 4,000 रुपये पर डे कमा रहा है, इसके बराबर में एक और आके खड़ा हो जाए तो इसकी अर्निंग हाफ हो जाएगी उसी दिन, सेम डे, और ये कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि ये बोलेगा नहीं मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चाय मेरी पियो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें कभी भी इसकी अर्निंग साफ हो सकती है। जिस दिन एमसीडी वाले दौड़ा लेते हैं ना, उस दिन इसकी अर्निंग जीरो रहती है। हाँ या ना? स्टेबिलिटी नहीं है कुछ भी, कोई भी ऐसा काम करना चालू कर देगा इस लोकेशन पर तो इसकी अर्निंग डाउन हो जाएगी। लेकिन आप जिस दिन से स्टार्ट करोगे उस दिन के बाद हर डे आपकी अर्निंग्स बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, वर्क थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जहाँ पर कहते हैं ना कि हाथ काले हो जाएं। आपने एक लाइन सुनी होगी, कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं। कोयले की दलाली समझते हो ना? कोयला खरीदना और बेचना, तो उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज मिल रहा है कि भाई जिसने खरीदा और बेच दिया। अब जो खरीदेगा बेचेगा तो सैंपल तो दिखाएगा ही ना। अब सैंपल दिखाएगा तो हाथ काले कौन करेगा? खुद ही करेगा। तो वो काम एक ऐसा है, पैसे तो कमा रहा है लेकिन वो एक प्रोफेशनल वर्क नहीं हो सकता। हो सकता है उसकी करोड़ों की बर्थ हो लेकिन शाम को उसकी ड्रेस काली पीली ही दिखेगी आपको। वो एकदम ऐसा नहीं, नेता स्टाइल में नहीं घूम सकता वाइट कपड़े पहन करके, लेकिन आप घूम सकते हो। तो आपका ये जो कोर्स है वो आपको एक प्रोफेशनल वर्क से आपको अर्निंग दिलाएगा। दूसरी, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर जब हम अर्निंग करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो हमें रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, असेट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ असेट्स की जरूरत नहीं है, आपका पेन ही आपकी रिसोर्स होगी। जिधर चलाओगे उधर से पैसे मिलना चालू हो जाएंगे। और पेन भी बहुत महंगा नहीं आता, सस्ता ही आ जाता है, 5-10 रुपये में काम चल जाता है। तो मेन मुद्दे की बात मैं आपसे कर रहा था कि सीएस के ऑब्जेक्टिव समझ पा रहे हो? इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं है सीएस का? पैसे कमाना, लेस वर्क करना है हमको, ज़्यादा अर्निंग करनी है, ऑफिशियल वर्क करना है, इस टाइप की हमारी थिंकिंग रहती है। कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स हमारे पर्सनल लेवल पर हो सकते हैं जो सबके अपने अपने खुद 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 के भी हो सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स की वजह से हमको ऐसा करना है या वैसा करना है। किसी का बिजनेस हो सकता है कि सर लीगल की अच्छी जानकारी हो जाएगी, अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। किसी के कुछ अदर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं।
तो मेरा ये कहना है कि जब हम सीएस कर रहे हैं उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव है, सुबह सुबह हम वर्कआउट करने जाते हैं उसका एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि सर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, उससे बेहतर है कि अपने आप को पहले ही फिट कर लो। तो हर एक वर्क के पीछे ऑब्जेक्टिव छुपे होते हैं। तो गवर्नमेंट जो ये टैक्स लगा रही है, इस टैक्सेशन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? इतनी सारी कहानी मैंने टैक्स के बारे में सुना दी है आपको, और अब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में सिखा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो अब टैक्सेशन के कुछ एक ऑब्जेक्टिव मुझे हो सकता है बता देंगे, क्योंकि आप जैसे लोग मिलकर के ही लॉ बनाते हैं, और लॉ कहीं से प्रकट नहीं होता, हमारी थॉट हमारे आइडियाज से प्रकट होता है। तो मान के चलो आपको टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने, सेटअप करने, तो क्या बताओगे? इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बताया कि सर हमारे यहाँ होता क्या है कि या तो किसी के पास बहुत पैसा है, अंबानी टाइप, जिसे समझ नहीं आ रहा पैसा कहाँ खर्च करूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की बहुत कमी है, वो खाना भी नहीं खा पा रहे। तो ज़्यादा जिसके पास अर्निंग है उससे टैक्स लो और गरीबों के ऊपर उसे खर्च करो, ये एक ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हो। और बोलो बेटा, कन्वे कर सकते हो, हर एक बच्चा बता सकता है। आप ऐसे ऐसे क्यों अपने आप को कमजोर महसूस करते हो? कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि सर जो टैक्सेस का पैसा आएगा उस पैसे से हम दूसरों को जॉब भी दे पाएंगे, सैलरी भी दे पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएंगे। टैक्सेस का पैसा आएगा, पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बन पाएगा, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव में कैटर हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। और बताओ बेटा, बेटा पीछे वाले बच्चे आपस में बताने के बजाय मुझे बता दिया करो। देखो क्लास में मेरे आने के बाद ना सिर्फ मुझसे बात किया करो। ऐसा होता है ना कि कोई आपसे बात ना कर रहा हो, दूसरे से बात कर रहा हो, बुरा लगता है। तो ये मेरी आदत खराब है, क्लास में आप मेरे से बात कर लो, डिस्कशन कर लो, चलेगा, आपस में मत किया करो बस। हाँ बेटा, पीछे वाले बच्चे, बालकनी वाले, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है आपका छुपने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, ऑब्जेक्टिव में कोई एक आध पॉइंट याद आ रहे हैं? अननेसेसरी कंजम्पशन, आई थिंक आपका जो माइंडसेट जा रहा है वो ये जा रहा है कि ज़्यादा पैसा है, इधर उधर ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसा इनकी पॉकेट से निकलवा लो तो कंट्रोल में रहेंगे, राइट? कह सकते हो। और बोलो बेटा, और हजारों हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, और उनमें से एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। हम यहाँ अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, या मेन मेन कुछ पॉइंट्स को ही नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ थाउजेंड्स हो सकते हैं टैक्सेशन के, उनकी बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने टैक्सेशन के बारे में सुन रखा है, मैंने कुछ बेस आपको बता रखा है। ऐसा नहीं कि अब आप जीरो नहीं हो। आप में से कोई बच्चा ये बोलता है कि टैक्सेस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, तो वो गलत सोच रहा है। लास्ट क्लास का जो डिस्कशन था और आज की क्लास में आते ही जो मैंने सारा डिस्कशन कराया उसमें से आंसर दे सकते हो। क्यों मयंक, एक आध ऑब्जेक्टिव बता सकते हो बेटा? अभी ये तो हमारा डिस्कस हो गया, इधर से बच्चे ने बताया था वो मैंने डिस्कस करके बता दिया आपको। कोई नया ऑब्जेक्टिव बताओ बेटा। एक्सपोर्ट बढ़ सकता है क्योंकि टैक्सेस का पैसा आ रहा है, उसे गवर्नमेंट बिजनेसेस पर खर्च करे, इंसेंटिव दे, देन आफ्टर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, कह सकते हो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। सब्सिडी देकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करोगे? कोई नहीं, ऐसे नहीं बेटा। देखो एक बात याद रखना, क्लास में आपस में एक दूसरे पर मत हंसना, क्योंकि आप सभी ना लर्निंग स्टेज में, और दो लर्नर आपस में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे मान के चलो मैं भी साइकिल चला रहा हूँ, आप भी साइकिल चला रहे, दोनों सीख रहे हैं, और पहले मैं गिरा, आप मेरे पर हंसने लगे, राइट? मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करने लगे कि साइकिल नहीं चलाई जा रही। खुद भी तो गिरोगे किसी न किसी दिन, सीखे तो आप भी नहीं अभी। मेरा ये कहना है कि मेरी बातों पर आनंद लिया करो पूरा, कितना भी हंस लिया करो, ठीक है? बट आपस में जब कोई बच्चा आंसर कर रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। एक क्लास में बैठ करके आंसर करना पहली बात तो बहुत बड़ी बात होती है। मैटर ये नहीं कि आंसर सही है या गलत है, मैटर ये है कि आंसर करना बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हमें आ रहा होता है लेकिन आंसर नहीं कर पाते, तो इतनी हिम्मत जुटाने वाले बच्चों को डिसअपॉइंट तो नहीं किया जाना चाहिए, निराश तो नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट आपका सही है, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट आया कैसे आपके माइंड में?
देखो ज़्यादा टैक्स लगेगा तो पॉकेट में पैसे कम हो जाएंगे, और जब पॉकेट में पैसे कम होते हैं ना, तो फिर हम महंगा आइटम नहीं परचेज कर सकते, हम सस्ता ही परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जादुई पेन है, मान के चलो जहाँ भी आप इसे रखते हो, जो दिमाग में चल रहा होता है वो सब लिख देता है। और कई बार दिमाग में नहीं भी आ रहा होता कुछ भी, फिर भी ये क्वेश्चन को पढ़ के अपने आप लिखना चालू कर देता है। इस इस पेन की मैं बोली लगाने जा रहा हूँ, और मान के चलो आपकी पॉकेट में 10,000 से ज़्यादा किसी के में नहीं है, तो क्या इस पेन को 10,000 से ज़्यादा में खरीद सकते हो आप? जब भी बोली स्टार्ट होगी 1,000, 2,000, 10,000 पे जाके अटक जाएगी, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा किसी के पास है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में 1 करोड़ रुपए है, तो ये पेन जो है 1 करोड़ तक चला जाएगा। बोला इतना अच्छा पेन है, इसे तो लीज पे दिया करेंगे, तुमको बैंकिंग का एग्जाम देने जाना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, हमारा पेन लेके जाओ और 10 लाख रुपए दे के जाओ, ये से एक दिन के लिए लीज पर मिलेगा। तो अभी इस असेट्स को खरीदने के लिए अगर आपकी पॉकेट में करोड़ों रुपए भी होंगे तो खर्च कर दोगे, लेकिन अगर सिर्फ 10 ही हजार रुपए होंगे तो 10,000 से ज़्यादा खर्च आप नहीं कर सकते। तो काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल होता है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये हमारी समस्या क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमको आंसर मालूम होता है लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता, और जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आता तब तक हम सही आंसर लिख भी नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन का मतलब है कि भाई गवर्नमेंट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए टैक्सेशन लगा रहे हैं। और अब जब इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए इसे रीड करेंगे ना, तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब टैक्सेशन के तौर पर पैसा पब्लिक से कलेक्ट किया जाए। क्लियर? तो इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन में पहला ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी चलाई जाएगी बिना पैसे की कोई सरकार नहीं चल सकती। तो अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो तरीके दो होते हैं। एक तो मेहनत करो सुबह से लेकर शाम तक, जितने भी नेता चुनाव जीत करके जाएं सुबह से लेकर शाम तक उनसे मजदूरी कराई जाए, मेहनत कराई जाए, और उसके बाद जो कमा के लाएं फिर उससे देश का भला किया जाए। तो आप समझ सकते हो कोई भी पर्सन पॉलिटिकल लीडर बनने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, हाँ या ना? वो कमा के तो आप लोगों का वेलफेयर कर ही नहीं सकते हैं ना। वो लोग करते क्या है, बोला एक काम करो, वेलफेयर तो आप लोगों को ही करना है ना, तो पैसे दो और इस पैसे को हम यूज करके आप लोगों का वेलफेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि गवर्नमेंट के लिए, सरकार को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो पैसा कहाँ से हमको मिल जाता है, वो पैसा, वो फंड हमको कहीं ना कहीं टैक्सेस से मिल जाता है। और ये रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट के खर्चे के लिए काम में आता है, जैसे चाहे डिफेंस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वेलफेयर करना हो इनको। तो पहला ऑब्जेक्टिव जब भी आप कभी बताएंगे भाई टैक्सेशन क्यों लगाया जाता है, तो उसका आंसर में आपका क्या रहेगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात ध्यान से सुनना, 1 से 1.5 साल बाद हो सकता है आप में से कोई बच्चा सीएस बनने के बाद इंटरव्यू में बैठा हो और कोई ऐसा अलग से भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे आपके अंदर, जो आप एकदम बहुत सहज तरीके से, बड़े रिलैक्स तरीके से आंसर दे पाएंगे 1 से 1.5 साल बाद। प्रैक्टिस उसकी अभी से करना चालू करना पड़ेगा। इसके दो फायदे होंगे, एक तो एग्जाम में एडवांटेज मिल जाएगा, और दूसरा एग्जाम देने के बाद, सीएस बनने के बाद जब भी आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कई बार हमको उसके आंसर नहीं मालूम होते। तो रेवेन्यू जनरेशन आप इजीली बता सकते हो, चलते फिरते घर वाले भी आपसे पूछते हैं कि टैक्सेशन पढ़ के आते हुए क्यों लगाया जाता है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है और वो पैसे का कलेक्शन किधर से होगा, टैक्सेस से होगा। बहुत सारी पब्लिक डिबेट में आपने देखा होगा कि भाई आम लोगों का पैसा है, हमारा पैसा है। बहुत सारी मूवीज में देखा होगा पुलिस वालों को डायलॉग मारा जाता है कि तुम इस कुर्सी पर बैठे हो ना, तुम्हारे को सैलरी हमारे टैक्सेस से मिलती है, तो अपना काम अच्छे से कर लो। तो कुल मिला के बात यह है कि पब्लिक से पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जाता है, और गवर्नमेंट उसके बाद सारे के सारी चीज़ों को मैनेज कर पाती है, चाहे वो डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वेलफेयर हो। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सेकेंड पॉइंट में क्लियर कट कर दिया कि भाई कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे हैं जिनके पास, समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करें, तो कुछ लोगों के पास फंड की बहुत कमी है, वो डे टू डे नीड भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब जिसके पास पैसे की कमी है और उसको कोई खाना खाने के पैसे नहीं है उसके पास, और उसको कोई डिसीज़ हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, और वो परेशान हो रहा है गरीब व्यक्ति, तो उसका क्या इलाज नहीं होना चाहिए, ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए? तो हमारी, अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए कि भाई पैसा नहीं है फिर भी आपका हम ट्रीटमेंट करेंगे, फ्री ट्रीटमेंट करेंगे,
बस थोड़ा सा कष्ट और सहना पड़ेगा कि लाइन में लगना पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जब पैसा नहीं है तो इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिल करके एक पब्लिक के साथ आप अपना ट्रीट अपने आप को करा सकते हो। तो वही जो ट्रीटमेंट आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए में करवा रहे हो और वहाँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली पैसा तो उधर भी खर्च हो रहा है, लेकिन वहाँ कौन खर्च कर रहा है? गवर्नमेंट खर्च कर रहा है। तो जब मुद्दे की बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होता है कि पब्लिक से हम टैक्स जरूर ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों से टैक्स ले रहे हैं जिनके पास ह्यूज मनी है, और उनके टैक्सेस के पैसे वो किस पर खर्च कर रहे हैं? गरीबों पे खर्च कर रहे हैं। एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनकम एंड वेल्थ का। तो एम्स होता है रिड्यूस करना इनकम इनइक्वलिटी, जहां पर आपकी सोशल जस्टिस मिलती है। जो लोग लग्जरियस गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर हाई टैक्स लगा दो, और साथ ही साथ में जो पर्सन नीडेड आइटम्स, बहुत ज़रूरी आइटम है, उनको ही यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, तो उन पर टैक्स मत लगाओ। जैसे आपने देखा होगा जो डे टू डे लाइफ के आइटम होते हैं, आटा दाल चावल वगैरह दूध वगैरह, इन पर टैक्सेस बहुत कम होते हैं, या होते भी हैं तो ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्रमोटिंग द सोशल वेलफेयर। बोला सोशल वेलफेयर अगर आपको प्रमोट करना है, सोशल वेलफेयर कब हो सकता है? जब आप सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएं और बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी अमाउंट को चार्ज किए, तो उसे हम सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं। तो सोसाइटी एट अ लार्ज के जो बेनिफिट है, चाहे वो एजुकेशन के हों या हेल्थ केयर सेक्टर में या सिक्योरिटी सेक्टर में, ये सारी पब्लिक सर्विसेज तभी दी जा सकती हैं जब आप टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करो। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। हालांकि पॉइंट वही है जो हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है वो देश को चलाने के लिए आ रहा है, उसमें चाहे सोशल वेलफेयर कर लो या अदर एक्टिविटीज कर लो। कई बार आप अपनी सोसाइटी को बैड और इंजीरियस कस्टम से बचाना चाहते हो या उन्हें डिस्करेज करना चाहते हो, तो भी आप टैक्सेस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हो। बेटा जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसा बोला जाता है कि इसने शराब पीना स्टार्ट किया, दारू पीना स्टार्ट किया, शराब दारू ऐसे वर्ड इस्तेमाल जगह जगह पर होते, लिक्कर वगैरह, और इसका सारा घर बर्बाद हो गया। सुना ही नहीं सुना? राइट। वो बर्बादी कैसे होती है कि एक मान के चलो 5-10 रुपए का पानी जिसमें नशा मिला हुआ है और उसको हजारों रुपए में बेचा जा रहा है। अब 5-10 रुपए के आइटम को हजारों रुपए में कैसे बनाया गया? एक तो उसका प्राइस और उस पर लगा दिए गए हैवी टैक्सेस। जब टैक्स ज़्यादा लगते हैं, कई गुना टैक्सेस आपके लगते हैं, तो उसके जो प्राइसेस हैं क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने टैक्सेस इसलिए ज़्यादा नहीं लगाए कि ज़्यादा शराब पियो हमको ज़्यादा टैक्स मिलेगा और उस पैसे को हम पब्लिक पर खर्च करेंगे। पैसा चार्ज करना वहाँ इंटेंशन नहीं है, वहाँ इंटेंशन है कि रेट महंगा कर देना जिससे हर एक व्यक्ति उसे इंजॉय ना कर पाए। जैसे आपको बेटा रास्ते में आने जाने के लिए कुछ पैसे मिलते होंगे, आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा मिलता होगा। जैसे एज यूजल आपको 100 रुपीज़ पर डे मिलते हैं और आपका ट्रांसपोर्टेशन में 80 रुपीज़ खर्च हो जाता है, 20 रुपये बच जाते हैं। हाँ या ना? तो 20 रुपये में क्या कर सकते हो? समोसे खा सकते हो, कभी कभार थोड़े ज़्यादा बच गए छोले भटूरे खा सकते हो। लेकिन ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि एक किसी ब्रांडेड शराब का एक पगुआ खरीद के लेके आ गए तो रास्ते में पीते हुए जा रहे हो, क्योंकि उतने पैसे आपके ऊपर बचते ही नहीं है। एक स्टूडेंट को 10 रुपये अगर स्कूल में कुछ टॉफ़ी चॉकलेट खाने के लिए मिले और उसे रास्ते में कहीं दुकान मिल गई और वो 10 रुपये में शराब पीने लग गया, तो बचपन से ही खराब हो जाएगा ना, वो बचपन से उसकी आदत बेकार हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है कि आप अपने पैसे जो बच्चे को दे रहे हो ना, उस बजट में ये आइटम खरीदा ही नहीं जा सकता, और जब ये आइटम खरीदा ही नहीं जाएगा तो एटलीस्ट उसे जो गंदी आदतें नहीं पड़ेंगी जो कि उसके शरीर को हार्म पहुँचाए और फ्यूचर में उसे बर्बाद करे। तो जब भी हम ऐसे आइटम्स की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में बच्चे बिगड़ते नहीं है, नशे की लतें नहीं पड़ती उनकी। अक्सर करके जो नशे की आदतें स्कूल लेवल पर उन बच्चों को पड़ती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास ह्यूज मनी होती है। अब आप लोगों के माता पिता तो आपको अगर उन्होंने 1000-2000 रुपये दिए तो हिसाब मांगते होंगे ना, कहाँ का खर्च कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चों से हिसाब नहीं मांगते और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो नशे वालों को भी मालूम होता है कि भाई सरकारी स्कूल के सामने अगर गांजा बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, वहाँ पॉकेट से 10 रुपये निकलेंगे। लेकिन वहीं किसी मॉडर्न स्कूल के सामने
जहाँ पर लैक्स ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं पेरेंट्स उस बच्चे पर, अगर वहाँ बेचेंगे तो शायद उनका बच्चा भी पॉकेट में इतने पैसे रख करके घूम रहा होगा कि वो हमारा आइटम खरीद लेगा और हमको प्रॉफिट कमा के दे देगा। तो मेन मुद्दे की बात है, कई बार स्कूल्स लेवल पर भी ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, जिससे कि बच्चे कई बार ऐसी लत में पड़ने के बाद लगातार फिर कॉन्टिन्यूसली वहाँ पैसे खर्च कर रहे होते हैं। बट मेन मुद्दे की बात है, गवर्नमेंट का हमेशा ही प्रयास रहता है तंबाकू से बनने वाले आइटम लिखकर कि आइटम इन पर ना टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाते हैं। जैसे एक सिगरेट आपने देखा होगा, उसमें होता ही क्या है, एक थोड़ा सा तंबाकू अंदर रहता है और एक कागज़ सा ऊपर रहता है। कितनी कॉस्ट आएगी उसकी? कुछ पैसों में कॉस्ट आएगी, लेकिन वो कुछ पैसों में नहीं मिलती, रुपीज़ में मिलती है। 10 रुपये 20 रुपये की ऐसी कुछ मिलती होगी। बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है सिगरेट का क्या रेट चल रहा है, कोई बच्चा आनंद लेता हो तो मुझे बता सकता है, ठीक है। बट हाँ, वो महंगी मिलती है, इतना तो, इतना सस्ता तो नहीं मिलता कि आप उसे 1-2 रुपये में खरीद के लेके आ गए। मालूम है किसी को रेट पता? बच्चे कह रहे 10 रुपये का। इंजॉय करते हो? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कई बार ना खरीद के गेस्ट को भी ला के देना पड़ता है। हमारे यहाँ बड़ा एक कल्चर खराब है। हमारे यहाँ जो रेस्पेक्ट किया जाता है ना गेस्ट का, या तो चाय से किया जाता है, वो भी नुकसान करती है, या बीड़ी सिगरेट से किया जाता है, वो भी नुकसान करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि गेस्ट हमारे पास एक बार आ जाए, अगली बार इसके शरीर को जितना हम पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाओ, जिससे अगली बार थोड़ा कम आए। तो ऐसा कल्चर है। बट मैंने आपसे क्या बोला कि टैक्स लगाने का एक मोटो समझ में आया आपको? एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो बैड आइटम्स होते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, उन्हें महंगे कर दो, जिससे वो कम खरीदे जाएं, राइट। हाई टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट लाइक द tobacco एंड alcohol टू रिड्यूस द हार्मफुल कंजम्पशन हैबिट इन अ सोसाइटी। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के कि टैक्सेस, बेटा बातें मत करो, अब चाय तंबाकू से बाहर आ जाओ, अगले पॉइंट पर चल रहे हैं हम। नेक्स्ट है बेटा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टैक्सेस के पैसे से हमारी कंट्री डेवलप होती है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं बिजनेसेस को बेनिफिट पहुंचा करके। साथ ही साथ में इन्फोर्सिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टाइम टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज बनाते हैं। तो टैक्स पॉलिसीज हेल्प करती है प्रमोट एंड डिस्करेज द सर्टेन बिहेवियर्स, जैसे कि हम सेविंग की बात करें, इन्वेस्टिंग की बात करें, एक्सपोर्टिंग की बात करें, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें। हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, मान के चलो कि एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस हाउसेस को बेनिफिट पहुंचाना चालू करेंगे सब्सिडी के फॉर्म में। साथ ही साथ में जैसे मान के चलो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो भी यही तरीका होगा। आगे हम बात करेंगे पैसे को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करवाना है, तो क्या होगा, हम आपको एडवांटेज देंगे कि जैसे LIC में पैसे डालो, आपको टैक्सेशन में राहत मिल जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट आपके बेहतर होंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो बोला समटाइम ना इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करना होता है, तो भी ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। और कंट्री में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, डिफ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम टैक्सेस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा आता है, इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप सारे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हो 12th क्लास तक, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से कौन सा अच्छा होता है? इन्फ्लेशन अच्छा होता है या डिफ्लेशन? दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं होता, दोनों ही एक लिमिट से ज़्यादा खराब होते हैं, हाँ है ना। जैसे एक लिमिट से ज़्यादा घी भी पी लोगे ना बेटा, वो भी नुकसान कर देगा। लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो दिक्कत होगी, महंगाई इतनी हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा रिसोर्स वाले पर्सन है वो तो बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन जो लोअर क्लास है उसके साथ दिक्कत होगी। बेटा ध्यान से सुन लो बेटा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इम्पैक्ट बता रहा हूँ, बताना जरा इन्फ्लेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, किसको मिलता है एडवांटेज, किसको मिलता है डिसएडवांटेज। क्योंकि आपसी अगर डिस्कशन करोगे तो मेरी बात चली जाएगी, स्किप हो जाएगी आपकी। हमने क्या बोला, इन्फ्लेशन का एडवांटेज क्या होता है, जो बिजनेस पर्सन होते हैं जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो और ज़्यादा उनकी अर्निंग बढ़ेगी, और जो नॉर्मल पर्सन है सोसाइटी में, जो एक लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में, उनको ज़्यादा दिक्कत आना चालू हो जाएंगी। तो जब भी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एक ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं लोअर सेगमेंट्स को नुकसान उठाना पड़ता है। डिफ्लेशन की जब बात करते हैं तो ऐसे केसेस में बिजनेस ना ग्रो नहीं करते अच्छा खासा, इकोनॉमी हमारी स्पीड से ग्रो नहीं करती, तो जहां बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलती, बाहर का इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है। नए नए बिजनेस जो चल रहे होते हैं उनकी जब परसेंटेज में रिटर्न अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, तो वो डिमोटिवेट होते हैं। जब बिजनेस नहीं होंगे तो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो।
तो ना तो डिफ्लेशन अच्छा ना ही इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेशन ना हो और साथ ही साथ में डिफ्लेशन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंसिंग बनी रहनी चाहिए। तो दोनों को मैनेज करने के लिए टैक्सेशन को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो टैक्स ज़्यादा लगा दो, पॉकेट में पैसा कम हो जाएगा। कम हो रहा है तो टैक्सेस को आप, अगर डिफ्लेशन बढ़ रहा है तो टैक्सेस को कम कर दो, पॉकेट में ज़्यादा पैसा जाएगा, अपने आप से ही खर्च करना चालू कर दोगे, है ना। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का एक कंक्लूजन क्रक्स यहाँ पर दे रखा है। पहला ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तीसरा सोशल वेलफेयर के लिए टैक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है, चौथा हार्मफुल आइटम को डिस्करेज करने के लिए टैक्सेशन को इस्तेमाल किया जाता है, पांचवा डेवलपमेंट करना है कंट्री का, पॉलिसीज टूल के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, और स्टेबिलिटी लाने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को स्टेबल करने के लिए भी टैक्सेस का इस्तेमाल करना होता है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। बात क्लियर। तो जब एग्जाम के टाइम पर जैसे पढ़ोगे तो इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये पॉइंट आप रिटेन कर लो, और ये कंटेंट भी आपने लिखा थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो कंटेंट काफ़ी हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। सिर्फ क्रक्स ही क्रक्स कर लेने छोटे के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्रक्स आपको कंफ्यूज करना है तो उसका डिटेल में ऊपर ही आपको सारा कंटेंट गिवन होता है, वहां से उसे डिटेल में आप रीड कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, क्रक्स जब शॉर्ट में होता है तो इंटरप्रिटेशन आपकी सही नहीं आ रही होती है, तो डिटेल में टॉपिक ऊपर ही है, उस पॉइंट को डिटेल में देख लो। बट डेली बेसिस पे जो रिवीजन करना है, एटलीस्ट क्रक्स से तो रिवाइज करना ही करना है आपको। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने टैक्सेशन की बात कर ली, उसके ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, राइट। अब यहाँ मुद्दा ये आता है कि सर टैक्सेशन कितने टाइप के होते हैं, किस कैटेगरी में से बांट सकते हैं। तो टैक्सेशन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड आप बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। जनरली जो इनडायरेक्ट चीज़ें होती है ना, उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देता या महसूस नहीं होता इनडायरेक्ट चीज़ों का। डायरेक्ट चीज़ों का इम्पैक्ट आपको क्या होता है, महसूस होता है। जैसे किसी आपके फ्रेंड ने आपके मुंह पर आपकी बुराई करी, गुस्सा ज़्यादा आएगा। किसी दूसरे को बोला, उसने आपको बताया, महसूस तो होगा, लेकिन थोड़ा ऐसा लगेगा कि हो सकता है ये कुछ मैनिपुलेट कर रहा हो, तो एकदम से आप क्लारिफिकेशंस तक तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स हम बात करते हैं जब भी कोई फैक्ट आपको इनडायरेक्टली मिलता है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम पड़ता है, यस या नो। अब यहाँ हम वही बात कर रहे हैं कि जैसे टैक्सेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बेसिक फ़र्क रहेगा। डायरेक्ट टैक्स भी आप ही को पे करना है और इनडायरेक्ट टैक्स भी आप ही को पे करना है। बट डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है, इमीडिएटली बोला जाता है कि आपकी इतनी इनकम, आपके ऊपर इतना टैक्स लगता है, आप ही को पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स भी पब्लिक को पे करना है, बट उसमें होता क्या है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है उसे पे नहीं करना। तो जिसके ऊपर लगाया जा रहा है उसे पे नहीं करना, इसका क्या मतलब है। जैसे लेट सपोज इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगाया जाएगा, जीएसटी लगाया जाएगा, तो मेरे ऊपर लगेगा, आपके ऊपर नहीं लगेगा। और मेरे ऊपर लगेगा तो मुझे क्या बोला जाएगा कि तुम टेंशन ना लो, तुमको नहीं देना ये, तुम जितना फीस बच्चों से लेते हो उनको बोलो कि ये गवर्नमेंट का टैक्सेस है, ये आपको देना पड़ेगा। आप अपनी फीस में एक परसेंटेज से टैक्स कैलकुलेट करना और वो अमाउंट बच्चे से कलेक्ट करना और हमको जमा कर देना और सामने वाले को टैक्स इनवॉइस दे देना। तो बेटा ये टैक्स किसको देना पड़ा, आपको देना पड़ा, लेकिन कलेक्ट करने वाला कौन हूं मैं, मुझे भी मालूम है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों मैनिपुलेशन करूं। भाई अगर मैं मैनिपुलेशन करता हूं तो एक्शन होगा मेरे ऊपर और बेनिफिट किसको मिलेगा, बच्चों को। तो मैं क्यों मैनिपुलेशन करने लगा फिर। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इनडायरेक्ट टैक्स है ना, हम लगाएंगे तो आपके ऊपर, बट आपने क्या करना है, जब आप अपनी फीस कलेक्ट करोगे तो बोल देना ये जीएसटी भी आपको देना होगा, ये जीएसटी बच्चे से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को आप क्या कर देंगे, जमा करा देंगे। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ना महसूस नहीं होता कि हमने टैक्स का पेमेंट किया है। आज सुबह से कोई टैक्स पे किया आपने, आया ना। बेटा यहां तक पहुंचे होंगे, सुबह से 10-5 रुपए तो खर्च करे ही होंगे, या बिना खर्चे के। नहीं सर वो डीटीसी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई पैसा खर्च हमने नहीं करा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑन फुट पैदल 11 नंबर की गाड़ी से पहुंचे थे, कोई पैसा खर्च नहीं करा। कुछ न कुछ अमाउंट सुबह से लेके अब तक खर्च कर ही रहे होंगे। जिसने कुछ भी नहीं खर्च करा होगा उसका एक दिन का मोबाइल का सब्सक्रिप्शन तो कम हो गया होगा ना,
हाँ या ना? एक दिन के मोबाइल के सब्सक्रिप्शन की एक कॉस्ट होती है, उस पर भी टैक्स जाता है, राइट? और वो कैसा टैक्स जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा मंथली जो मोबाइल रिचार्ज करते हो उसमें आपसे ऐसा बोला जाता है कि जैसे आपका रिचार्ज है 300 रुपये का, कि 300 रुपये में ये टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं। आप कुछ नहीं देखते हो, आप ये देखते हो 300 रुपये जाने, बस मेरा एक महीने का रिचार्ज हो गया। तो आपको ऐसा लगा कि मैंने 300 रुपये सिर्फ रिचार्ज के लिए दिए, जबकि उस 300 रुपये में सामने वाले ने आपसे अपना रिचार्ज का पैसा भी ले लिया और टैक्स का पैसा भी चार्ज कर लिया। तो कई बार जब हम बात करते हैं, जब हम गुड्स और सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उस दौरान हम गुड्स के लिए पे करते हैं या फिर सर्विसेज के लिए। हम खुश होते हैं कि हम तो खर्च कर रहे हैं, हमको गुड्स मिल रहा है या सर्विसेज मिल रहा है, और उसी खुशी में चुपचाप से हमसे टैक्स रिकवर कर लिया जाता है। तो इस टाइप के टैक्स को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आप पब्लिकली किसी को बता रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या कन्वे करोगे? डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया, जिसके ऊपर बर्डन है वही पे करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब बर्डन को शिफ्ट कर देगा। दैट मीन्स जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को टैक्स का बर्डन बियर नहीं करना, वो किसी अनदर पर्सन से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। बात क्लियर? तो जब भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, बेटा सारे बच्चे इधर ध्यान से सुनो, समय के साथ साथ खो मत जाया करो, वापस रहा करो क्लास में। अच्छा एक बात और है, जो आपका ये मोबाइल डिवाइस है ना बेटा, बहुत खतरनाक डिवाइस है। इसे बैग के अंदर ही रखा करो, पैक करके और साइलेंट करके, ये गलती से भी बाहर ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये बाहर आया वैसे ही आपका इसने समय खराब करना चालू किया। मोबाइल आपको ना चलाए, आप मोबाइल चलाएं, बहुत अच्छा है। अब सर कब मोबाइल हमें चलाता है, कब हम मोबाइल को चलाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें? जब आपके ना चाहते हुए भी मोबाइल हाथ में आ जाए, ना चाहते हुए उसका लॉक खुल जाए, ना चाहते हुए कोई उसकी एप्लीकेशन ओपन हो जाए, तो समझो कि मोबाइल आपको चला रहा है, राइट? और आप जैसे इंसान को एक 10,000 रुपये का डिवाइस, जो कई करोड़ का इंसान है, अगर उसे 10,000 का डिवाइस चला रहा है तो ये बेइज्जती वाली बात है। 10, अब ये मत कहना सर हमारा तो 20 का है, हमारा 30 का है। कई करोड़ का इंसान भी तो दूसरे साइड में, कई करोड़ के हो या नहीं, पहले ये बताओ। पूछ के देखना किडनी का क्या रेट चल रहा है, हार्ट का क्या रेट चल रहा है, ठीक है? एक एक आइटम का रेट पूछ लेना। मैंने कई करोड़ बोला ना, जस्टिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मार्केट में इन सारी चीज़ों के अपने अपने अलग अलग रेट होते हैं। तो एक एक पुर्जे का रेट पूछोगे ना आपको, तो आपको खुद महसूस होगा कि कितने करोड़ का इंसान लेकर के आप चल रहे हैं। तो पहले इस इंसान की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद मोबाइल की वैल्यू रहेगी। तो कई बार वो अपने आप से चलना चालू हो जाता है ना, तो वो आपको चला रहा है। तो अभी इधर ध्यान दो ध्यान से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे थे। तो डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो टैक्स लिवाइड डायरेक्टली ऑन अ पर्सन इनकम और वेल्थ। साथ ही साथ इन्होंने बोला बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर। डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लगाया गया वही उसे पे करेगा, वो बर्डन को खुद बियर करेगा, दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने इनकम कमाई तो मैं ही टैक्स पे करूंगा, आपने इनकम कमाई तो आप टैक्स पे करोगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप लोगों से मेरी इनकम होती है तो जितना मुझे इनकम टैक्स देना पड़ रहा है वो आप लोगों की वजह से जा रहा है। आप मेरे सारे के सारे बच्चे मेरे इनकम टैक्स का शेयर आप करेंगे, तो ये मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि आपकी वजह से मेरी कमाई है तो ये कमाई की वजह से टैक्स जा रहा है, आप टैक्स अब आप ही देंगे। तो ऐसा इनकम टैक्स में नहीं किया जा सकता। तो बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर, पेयर एंड बियरर आर द सेम। पे करने वाला भी सेम है और बियर करने वाला भी सेम है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे टैक्स इस कैटेगरी में आया करते थे, लेकिन आज की डेट में जो मेजरली जो चल रहा है दैट इज नोन एज इनकम टैक्स ही हमारा मेजरली इस कैटेगरी में चल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे, टैक्स इंपोज ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। बोला कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं, गुड्स और सर्विस के प्राइस पर इंपोज किया जाता है। और गुड्स और सर्विस के प्राइस पर इंपोज किया जाएगा तो बर्डन इसका शिफ्ट हो जाता है। बर्डन कैसे शिफ्ट होता है? जो सामान सेल कर रहा है वो अपनी पॉकेट से इसे पे नहीं करेगा, वो किससे चार्ज कर लेगा? कस्टमर से चार्ज कर लेगा। पेयर एंड बियरर आर द डिफरेंट। यहाँ पे करने वाला अलग होता है, बियर करने वाला अलग होता है।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा जीएसटी, अगर मैं आपसे फीस 10,000 रुपये अपने सब्जेक्ट की चार्ज करता हूँ, उस पर 18% टैक्स बनता है 1800 रुपये। तो 10,000 रुपये तो मेरी पॉकेट में आएंगे, 1800 रुपये किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। तो ये जो 1800 रुपये पे करने पड़े मुझे, लेकिन इसका बर्डन मैंने बियर नहीं करा। बर्डन मैंने किस पे शिफ्ट कर दिया? स्टूडेंट पर शिफ्ट कर दिया कि 11,800 रुपये आपको पे करने। तो पे करने वाला और बर्डन बियर करने वाला दोनों पर्सन कैसे हो गए बेटा? डिफरेंट हो गए। अब जीएसटी के तौर पर हम बात करते हैं, तो इन्होंने बोला कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हो या कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी। आज की डेट में मेजरली अगर हम बात करें तो हमारा ज़्यादातर आइटम्स पर जीएसटी लगता है, और जीएसटी ही हमें सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन आज से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। जीएसटी की जगह पर सर्विस टैक्स लगता था या बैट लगता था। सर्विस है तो सर्विस टैक्स, अगर गुड सेल कर रहे हैं तो बैट लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो सीएसटी लगेगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, और अगर सामान को फॉरेन कंट्री भेज रहे हैं, फॉरेन कंट्री से या फिर मंगा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। और भी लोकल लेवल के बहुत सारे टैक्सेस, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, लोकल टैक्स, एंट्री टैक्स, इस टाइप के आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टैक्सेस और सेसेस लगते रहते थे। तो पहले लॉट मोर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। अब होता क्या था कि फॉरेन कंट्री से कोई पर्सन इंडिया में आया, उसने इंडिया में बिजनेस करने का प्लान करने लगा, किसी टैक्स एडवाइजर से वो पूछने लगा कि कहाँ कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसने बता दिया, बैट में अलग रजिस्ट्रेशन होगा, सर्विस टैक्स में अलग रजिस्ट्रेशन होगा, इसके अलावा इंटर स्टेट सेल करोगे तो सीएसटी में अलग कराओगे, सीएसटी अलग पे करना पड़ेगा आपको, और मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगे साथ में तो फिर एक्साइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर यहाँ रहते हुए फॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी की फॉर्मेलिटी पूरी करना। वो जिस स्पीड से आया करता था इंडिया में, उसी स्पीड से वापस भाग जाया करता था कि बोला यहाँ बिजनेस क्या करने देंगे, सुबह से लेकर शाम तक टैक्स कंप्लाइंसेस ही करवाते रहेंगे। मेन मुद्दे की बात है, जब आप टेंशन फ्री बिजनेस कर ही नहीं सकते तो आप उस कंट्री को प्रीफर करोगे ही नहीं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को समझा, बोला कि और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक रैंक बनती है आपकी, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग होती है वो, कि भाई किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उनमें से एक पैरामीटर हमारा लॉ हमारा भी होता है कि भाई लॉ का मैकेनिज्म कैसा है। अगर लॉ सिस्टमेटिक है, ईजी है, हर किसी के लिए फॉलो करना आसान है, तो रैंकिंग हमारी बढ़ जाती है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ पर बहुत सारे लॉज में बदलाव आने लगा, कंपनीज एक्ट काफ़ी बड़े लेवल पर चेंज हुआ, साथ ही साथ में जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स लेके आए, और वन नेशन वन टैक्स के तौर पर हम इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी लॉन्च किया। धीरे धीरे करके जो कुछ आइटम हैं जो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, बाद में हम धीरे धीरे करके उन सबको जीएसटी में मर्ज करेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, इस पर डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट भी हमारा 1961 का बना हुआ है, और अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि रही और कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई तो हो सकता है इस बार फरवरी में जब बजट प्रेजेंट होगा तो इनकम टैक्स एक्ट भी बदल जाएगा आपका। दैट मीन्स जैसे कि हमारा जीएसटी है, वैसे इनकम टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स कोड हमारा आ जाएगा, यूनिफॉर्म आ जाएगा, और नया अपडेटेड बहुत सारी चीज़ों के साथ वो आ जाएगा। तो मेन मुद्दे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि सर बदल जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, 1 साल तक आप यही पढ़ोगे जो पढ़ रहे हैं अभी। अभी जो लेटेस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आज जो पढ़ रहे हैं अगले 1 साल यही चलेगा। 1 साल बाद वाले जो बच्चे रहेंगे, जो कोई टैलेंटेड बच्चा ऐसा हो जो कि न जून पास कर पाए न दिसंबर पास कर पाए, ठीक है, वो जो अगली जून में पढ़ेगा वो जा कर के अगर टैक्स लॉ बदलता है तो उसको जा कर के वो पढ़ेगा, ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। और कितना भी टैक्स बदल जाए, जैसे अब टैक्स अभी भी बदलता है, ईयर बाय ईयर बदलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पता नहीं कितना चेंज आ गया नए वाले में, पुराना वाला अब किसी काम का नहीं रहा। मैं आपको चेंजेस का एक आइडिया दे रहा हूँ। कभी भी कोई लॉ बदलता है, जैसे टैक्स लॉज में ईयरली जो चेंजेस आते हैं, वो आपके सारे के सारे में बहुत बड़ी नंबर बता रहा हूँ, 5% से ज़्यादा नहीं बदलता। और उसमें से भी आपका सिलेबस में कितना रेलेवेंट रहेगा वो भी मैटर करता है। तो डराने वाली बात एक अलग होती है खामखा, कि बच्चों को डरा करके, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं कि भाई बहुत सारा टैक्स बदल गया, आप अगली बार दोबारा से क्लास पढ़ लो पैसे दे करके, नहीं तो फेल हो जाओगे। एक बार आप स्ट्रक्चर पढ़ लेते हो ना, तो चेंज आता है तो वो इटसेल्फ भी समझ में आ जाता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही बहुत बड़े लेवल पर आपका टैक्स लॉ चेंज हो रहा है,
लेकिन जब उसके कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए बस वही चेंज हो रही है। जैसे हर साल अमेंडमेंट आते हैं, बाकी हर एक एस्पेक्ट्स को वो चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो हम, ऐसा नहीं है कि अब नए वाले टैक्स में इनकम की डेफिनेशन में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। इनकम तो वही रहेंगी, अर्निंग तो वही रहेंगी, डिफाइन करने का तरीका तो मोस्टली वही रहेगा। बट जो इरेलीवेंट चीज़ें होती हैं उन्हें हटा देते हैं और रेलेवेंट थिंग्स आपकी क्या हो जाती हैं, उसमें एड ऑन होती रहती हैं। और समय के साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी का जो पुराना टैक्स लॉज है ना, उसमें क्या बोला गया है कि आप अगर अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है बच्चों की एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए। ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, मेरी बात समझ लो। आपसे डिस्कशन में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व मत रहा करो। अगर 1% भी मेरे एग्जाम्पल से बाहर रहे ना तो कंसेप्ट बाहर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जैसे आज की डेट में क्या चलता है कि जैसे आपका एम्प्लॉयर, आप कहीं जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको खर्चा देता है, और हो सकता है वो 5,000 10,000 रुपये पर मंथ देता हो आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए। एक बच्चे की आपकी पढ़ाई के लिए अगर 5,000 रुपये आपका एम्प्लॉयर दे रखा है तो टैक्स में राहत कितनी मिलती है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। कितना बेनिफिट मिलता है, एग्जेम्प्ट कितना होता है, टैक्स फ्री कितना होता है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, चलो मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन समझ में आ रहा है कि जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसको बेनिफिट मत दो, वो आगे भी शायद ऐसे ही रहेगा। बट जो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, ये तो बेइज्जती वाली बात है ना। 100 रुपये में किसका बच्चा आज की डेट में पढ़ लेगा। घर से सुबह निकलता है तो 100 रुपये उसके किराए में लग जाते हैं, आप उसे 100 रुपये में पढ़ाने की बात कर रहे हो, 100 रुपये के एग्जामेशन दे के एहसान कर रहे हो। अब इनकम टैक्स एक्ट कब बना, 1961 की बात है। अब 1961 में सोचो, आप अपने दादाजी वगैरह से बात करना कि आप अपने टाइम में जैसे बाहर घूमने जाया करते थे तो कितने पैसे खर्च कर दिया करते थे, वो यही कहेंगे और कहते भी होंगे, ताने भी मारते होंगे कि दिन के 500 रुपये खर्च करके आ जाते हो। आपको मालूम है हम 500 रुपये में शादी कर दिया करते थे सारी की सारी, हम 1 रुपये में ऐसा कर दिया करते थे, हम 2 रुपये में वैसा कर दिया करते थे। उस टाइम पर इन्फ्लेशन बहुत कम था, पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ 100 रुपये बहुत मैटर करते थे उस दौरान के। तो कई बार क्या होता है कि सारे के सारे लॉ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के हिसाब से रेशनलाइज्ड नहीं होती। अब जैसे लॉ चेंज होगा तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, रेशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, प्रॉपर कर दिया जाएगा। या तो एग्जाम्पशन देनी है तो दो, नहीं देनी है तो मत दो, बट इस तरीके के दिखावा तो मत करो कि 100 रुपये का, 200 रुपये का। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितने का एग्जाम्पशन मिलता है, 200 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। मैंने आपको क्या बोला कि टैक्स आपके टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं। अभी के लिए जब हम बात कर रहे हैं ना, चाहे हम जीएसटी लॉज की बात कर लें या हम डायरेक्ट टैक्स लॉज की बात कर लें, तो जीएसटी को चेंज किया गया हमारी कंट्री में, और वन नेशन वन टैक्स के तौर पर एक आइटम हम लेकर के आ गए। वैसे ही हम आगे जा करके इनकम टैक्स को भी चेंज करेंगे। इस फरवरी में बजट के साथ शायद वो अनाउंसमेंट हो जाएगा प्रॉपरली। तो अगर ये अनाउंस होके आता है तो नेक्स्ट ईयर से फिर हमारा अल्टीमेटली इनकम टैक्स लॉज भी चेंजेस के साथ हमारे को कहीं ना कहीं स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तब तक के लिए हम ये जो इनकम टैक्स है 1 ईयर तक यही पढ़ेंगे। अब फरवरी में चेंज होता है, इसका मतलब इमीडिएटली हमारे ऊपर वो इफेक्टिव नहीं होता, वो 1 साल बाद जा करके स्टूडेंट्स के ऊपर इफेक्टिव होता है। तब तक के लिए आप जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही रिप्लाई करते हो। तो जब भी हम बात करते हैं बेटा टैक्सेस को लेकर के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो कैटेगरी में बांटा जाता है। डायरेक्ट में हमारा इनकम टैक्स वगैरह आ गए, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम, एक्साइज वगैरह। तो पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, अभी उन सबको हटा करके उनकी जगह पर मोस्टली हम शिफ्ट करते जा रहे हैं कि भाई सारे के सारे आइटम्स को जीएसटी में कवर कर लो। अभी कुछ आइटम जो है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है उन पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर एज इट इज़ लगते हैं, लेकिन हमको पढ़ने नहीं पड़ रहे, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए। पहले हमारे सिलेबस में सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते थे, स्टडी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे। अब जैसे यूज़ होना ही नहीं है उनका, धीरे धीरे करके वो हटने ही है, तो फिर आपके सिलेबस से भी वो हटा दिए गए। अब क्रैक्स के तौर पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की डेफिनेशन को अगर यहाँ कवर करें बेटा, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में क्या मेंशन है हमारा, सर ये इनकम और वेल्थ पर लगता है, बर्डन इसका शिफ्ट नहीं हो सकता, पेयर हमारा बियरर रहता है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। अब इसकी समरी में इनडायरेक्ट टैक्स देखोगे तो गुड्स एंड सर्विस पर लगेगा, बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट हो जाता है, और पेयर और बियरर दोनों सेम नहीं होते। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जैसे टैक्सेस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं,
इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा कस्टम ड्यूटी कौन से ट्रांजेक्शन्स पे लगती है, सिर्फ ना बालकनी वाले बच्चे, पीछे वाले 4-5 रो वाले बच्चे बताना। कस्टम ड्यूटी कौन से ट्रांजेक्शन्स पर लगती है? उम्मीद है बेटा बता देनी चाहिए आपको। आप लोगों में से कोई बताएगा बेटा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। बेटा देखो कुछ बच्चों को याद आ जा रहा है, कुछ को याद नहीं आ रहा। रीजन वही है, ऐसा नहीं कि भाई भगवान ने इनको स्पेशल मेमोरी दे के भेजा हुआ है। जो ध्यान से सुन लेगा उसे याद आ जाएगा, जो ध्यान से नहीं सुनेगा, बातों में बिजी रहेगा, उसको याद नहीं आएगा कि क्या टॉपिक डिस्कस हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि देखो बच्चे तो सारे एग्जाम दोगे आप लोग, ऐसा तो है नहीं कोई बिना एग्जाम दिए रह जाएगा। बेटर है वो एक ही बार में पास हो जाए। एक बार में पास होने के लिए क्लास को ढंग से सुन लो और बस ये समरी से रिवाइज कर लिया करो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। नहीं करोगे तो फिर होगा क्या, शुरुआती टाइम पे कुछ चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं ब्रेन से, फिर अगले चैप्टर्स में ऐसा लगता है जब पिछला ही नहीं समझ में आया तो अगला कैसे समझ में आ जाएगा। हालांकि कोशिश करें तो समझ में आ जाता है, बट कॉन्फिडेंस ऐसा डाउन हो जाता है, कुछ बेसिक्स आपके कमज़ोर रह जाते हैं, फिर तो आगे जा करके आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन होना चालू हो जाता है। और कुछ टाइम बाद तो सरेंडर ही कर देते हो कि क्लास में जाके तो समझ में आएगा ही नहीं, तो फिर क्या करना है क्या जाने का, छुट्टी कर लेते हैं, इससे बढ़िया बाहर धूप में घूम ही लेते हैं। हाँ तो कम से कम इंजॉय कर लेते हैं। दो ही हमारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बेटा इस कैटेगरी मत लाओ अपने आप को। अब कहाँ लेके जाना है, पास आउट वाली कैटेगरी में या फिर सरेंडर वाली कैटेगरी में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगले मुद्दे में हम चलते हैं बेटा, मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट क्या है, मेरिट्स ऑफ द डायरेक्ट। बच्चे कह रहे हैं सर क्या करने वाले हो आज, आज ज़्यादा पढ़ाई हो गई। आज मैम ने 2 क्लास ली थी क्या आपकी? अच्छा पहली बार तीसरी क्लास हो रही है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम और बढ़ाएंगे। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।